Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome you all on this channel. आज हमने टाउन ऑफिसर का पेपर हुआ है 24 मई 2023 को सुबह 10 बजे से 11 बजे तक ये पेपर हुआ है और ये सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने ये एग्ज़ाम लिया है ग्रेड 16 के लिए लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। आज हम इस पेपर को डिस्कस करेंगे। ये 100 मार्क्स का पेपर था, सबसे पहले आप ये देख लें, और 50 MCQs थे और एक MCQ के यानी कि 2 मार्क्स हैं, तो 100 मार्क्स का ये पेपर है। और अगर कोई रॉन्ग आंसर है तो उसके 0.5 की नेगेटिव मार्किंग भी है। तो जब ऑब्जेक्टिव पेपर में नेगेटिव मार्किंग आ जाती है तो तमाम कैंडिडेट्स को जो है ना गैसिंग से अवॉइड करना होता है ताकि वो मैक्सिमम वही स्कोर जो आप करते हैं उसमें उनके डिडक्शंस ना हो। तो हम इस पेपर को डिस्कस करेंगे और इस पेपर की डिस्कशन का जो बुनियादी पर्पज़ है वो ये है कि एक तो हम इस पेपर को समझ लेंगे और उसके साथ साथ इस पेपर में जो मेजर एरियाज़ आए हैं वो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे किन एरियाज़ पे सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने इस एग्ज़ाम के लिए पेपर लिया है। और थर्डली जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो एग्ज़ाम्स का पैटर्न रहा है, ट्रेंड क्या रहा है, किस चीज़ को उसने ज़्यादा वेटेज दी है और इस किस तरह के सवाल दिए हैं, क्या वो इन डेप्थ दिए हैं या सरफेस जो ओरिएंटेड क्वेश्चंस दिए हैं, ये हम इसको देखने की कोशिश करेंगे। और उन क्वेश्चन से मिलते जुलते जो और सवालात मुख्तलिफ पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तहानात में पूछे जाते हैं हम वो भी प्रिपेयर करेंगे ताकि हमारी जो प्रिपरेशन है वो तमाम को लेकर के अच्छी हो। ये हम अपने पेपर को फॉर्मली स्टार्ट करते हैं जी। ये पहला सवाल हम देखते हैं, सिनोनिम ऑफ एरोगेंट इज़। अब एरोगेंट एक मी वर्ड है, इसका सिनोनिम पूछा है। एरोगेंट कहते हैं मगरूर को। मगरूर शख्स ऐसा शख्स जो अक्कड़ हो, जिसके अंदर तकब्बुर हो। इसके अगर हम इन ऑप्शंस में देखें तो हम्बल नहीं हो सकता, प्रोग्रेसिव भी नहीं हो सकता, नोबल भी नहीं हो सकता, तो कंसीटेड और एरोगेंट एक ही चीज़ है और दोनों को मगरूर ही कहते हैं। जिस तरह हम एक और हम कहें हॉटी भी एक हो सकता है, कंसीटेड भी हो सकता है, और हम्बल, प्रोग्रेसिव, नोबल ये नहीं हो सकते। दूसरे क्वेश्चन पे हम चलते हैं, सिनोनिम ऑफ एम्बेजल। एम्बेजल कहते हैं ख़यानत करना। आपको एक ट्रस्ट दिया गया है, आपको एक ज़िम्मेदारी अता की गई है, आप उसमें मैनिपुलेशन करते हैं, आप उसमें नाइंसाफ़ी करते हैं, तो वो एम्बेजलमेंट होती है। जिस तरह कि हम देखते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कोई ऑफिसर है, उसको एक चार्ज गिवन है कि उसने जो गवर्नमेंट का गवर्नमेंट का पैसा है, टैक्स पेयर का जो पैसा है, उसने उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना है। अगर वो उसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करता और वो उसको पर्सनल गेन के लिए इस्तेमाल करता है तो वो एम्बेजलमेंट होती है। तो एम्बेजलमेंट का यहाँ पूछा गया है, ये क्या है, सिनोनिम उसका क्या है, मुतरादिफ अल्फाज। तो रिम्यूनरेट नहीं हो सकता, ये जो है कोई भी आप काम करते हैं उसकी अदायगी के सेंस में होता है। क्लियर का बैलेंस नहीं हो सकता। मिस अप्रोप्रिएट, ये मिस अप्रोप्रिएट जो है ना ये इसका सिनोनिम है। मिस अप्रोप्रिएट ये होता है, अप्रोप्रिएट होता है कि कोई भी चीज़ को सही इस्तेमाल करना, मिस अप्रोप्रिएट ये होता है कि आप उसको मिस यूज़ करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा इनक्रेडुलस। अब ये वर्ड उसको समझने से पहले हमने ये वर्ड अक्सर सुना हुआ है, इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल कहते हैं ऐसी चीज़ को ना जो यकीन करने के काबिल। हम कहते हैं कि कितना इनक्रेडिबल इनिंग्स थी वो, उस तरह से हम देखते हैं, तो नाकाबिल यकीन। तो इसका अगर हम सिनोनिम देखें तो ये अनरिलायबल भी वही चीज़ होती है जिस पर आप भरोसा नहीं कर सकते, तो ये इसका सिनोनिम है। इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास वो है एनिग्मा। एनिग्मा कहते हैं मुअम्मा। मुअम्मा मीन्स एक ऐसी पहेली, एक ऐसा प्रॉब्लम जिसका हल आप ढूंढना बहुत मुश्किल हो और उसके लिए बड़ी मुश्किलात आ रही हों। तो आप खुद देखें, क्वेश्चन तो नहीं हो सकता, पज़ल हो सकता है। आंसर नहीं हो सकता, कंटेंट नहीं हो सकता, तो पज़ल भी एक तरह का एक ऐसा क्वेश्चन होता है, एक ऐसी चीज़ होती है जिसका वो हल करना मुश्किल होता है, तो इसको हम सिनोनिम में ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, जो हमारा वर्ड है वो इल्लीसिट। इल्लीसिट इलीगल को कहते हैं, गैर कानूनी, तो ये इलीगल ही है, ये इसका सिनोनिम है। इसके अलावा इम्प्रॉपर, प्रोहिबिटेड ये इसमें शामिल नहीं है। अक्सर ये ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन दिया जाता है, इसमें ये होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हम कहते हैं कि जब भी ऑल ऑफ दीज आए तो हमने इस पर लगाना है, तो ऐसा नहीं होता। आपने देखना होता है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो उसके करीब करीब है, वही लगाना होता है। अब यहाँ पे ऑल ऑफ दीज नहीं लगाया जा सकता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्राइवलस का उन्होंने एंटोनिम पूछा है। अब फ्राइवलस क्या होता है, सबसे पहले देखना है। फ्राइवलस कहते हैं
इसको अगर आप देखें कि ये इम्पोर्टेंट वर्ड है और इसका मतलब क्या है, इसको सबसे पहले ये सेंस में यूज़ होता है, पागलपन के हिसाब में यूज़ होता है। तो पागलपन, इसका अपोजिट क्या हो सकता है? इसका अपोजिट सिली, वही पागलपन है बेटी, इसका अपोजिट वाइज हो सकता है। ठीक हो गया, इसका अपोजिट ही फिर ये होगा, एंटोनिम ये होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है प्रोडिगल। अब प्रोडिगल क्या होता है? प्रोडिगल कहते हैं फजूल खर्ची को। तो स्पेंड थ्रिफ्ट है, उसके अलावा स्क्वेंडरिंग है, थ्रिफ्टी है, वेंटन है। तो ये जो प्रोडिगल फजूल खर्ची है, इसका अपोजिट क्या होगा? किफ़ायत शुआरी हो सकती है, किफ़ायत शुआरी हो सकती है। उसके लिए एक वर्ड होता है प्रोगैलिटी। तो प्रोडिगलिटी इसमें नहीं है। अब इसमें करीब करीब में हम वर्ड देखेंगे वो कौन सा हो सकता है। इसमें जो करीब करीब वर्ड है वो स्पेंड थ्रिफ्ट है। ये है जो है ना कंजूसी के साथ पैसों को लगाए। यहाँ पे अगर ये फजूल खर्ची है तो ये इसका अपोजिट हो सकता है, स्पेंड थ्रिफ्ट। इसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं। डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस किसे कहते हैं? डेक्स्ट्रस जो है ना ये माहिर शख्स को कहते हैं जो किसी भी स्किल के अंदर माहिर हो। तो इसमें अगर आप देखें तो इन एक्सपर्ट जो है ना कम माहिर होता है, या ना माहिर ना हो, उसका अपोजिट है। तो ये इसका एंटोनिम हो सकता है। तो ये इंग्लिश के उन्होंने सन मेंटेन पूछे हैं ये 8 सवालात। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एक ईडियम है, द ईडियम हिटिंग द नेल ऑन द हेड। ये कि किसी भी कील को उसके सर पर मारना। इसका मतलब ये होता है कि एग्जैक्टली वही काम करना जो रिक्वायर्ड है। तो इसको हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है। परफॉर्मिंग एज अ टास्क विद एग्जैक्टनेस, टेकिंग ए वेरी डेंजरस टास्क, हर्टिंग समवन विदाउट लेटिंग हिम नो, स्कोल्ड समवन फॉर हिज मिस्टेक। तो इसका ये हो सकता है परफॉर्मिंग एज द टास्क विद एग्जैक्टनेस, कि जो काम कहा गया है आप वही उसको परफॉर्म करें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलते हैं, वो है हमारा द ईडियम ए बोल्ड फ्राम द ब्लू। ये बोल्ड फ्राम द ब्लू कहते हैं कि नागहानी आफत, ऐसा ही एक ऐसी तकलीफ़ आए जो कि अनएक्सपेक्टेड हो। तो गुड न्यूज़ नहीं हो सकता, अनएक्सपेक्टेड फॉर मिस फॉर्चून ये हो सकता है, सडन न्यूज़ भी नहीं हो सकता, एक्सपेक्टेड मिस फॉर्चून ये नहीं हो सकता। कि ये ऐसी बोल्ड फ्राम द ब्लू एक ऐसी आफत होती है जो अनएक्सपेक्टेड हो। तो अनएक्सपेक्टेड मिस फॉर्चून इसका हो सकता है ईडीएम का। इसके बाद ये हमारे इंग्लिश के क्वेश्चन हमारे ख़त्म होते हैं। तो अगर हम इसको देखें तो हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 सवालात के 10 सवालात जो है ना उसने इंग्लिश के दिए हैं। इसके बाद देखें कि नेक्स्ट क्वेश्चन में जीके के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। ग्रैंड ट्रंक जीटी रोड वाज बिल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम कंस्ट्रक्टेड बाय। अब ये जीटी रोड मशहूर रोड है, ये जो हम देखते हैं कि लाहौर और गुजरांवाला, गुजरात झेलम रावलपिंडी के साथ जो एक बड़ी रोड जाती है। तो ये बड़ा रोड जो ये किसने बनाया था जनाब? ये बाबर ने नहीं बनाया था, शेर शाह सूरी ने बनाया था। हमें पता है कि शेर शाह सूरी जो है ना ये मुग़ल एम्पायर में सबसे मुग़ल एम्पायर की जो बुनियाद है वो बाबर ने रखी थी। और बाबर के बाद हुमायूं आया था। तो हुमायूं से जिसने बादशाहत को या हुकूमत को उससे छीना था वो शेर शाह सूरी थे। शेर शाह सूरी ने जो है ना वो शेर शाह सूरी, ये सूरी डायनेस्टी जो है बेसिकली इन्होंने 15 साल हुकूमत की है बरसगीर के ऊपर। और जो शेर शाह सूरी था उसमें से ये 5 साल रहा, इसने ये मशहूर जीटी रोड बनाया था। इसके अलावा इसने रोहतास फोर्ट जो है जो कि जेलम है वो भी बनाया था। तो ये हमें सवाल है। इसके अलावा इसने ये बहुत खूबसूरत ये रोड बनाया था, इसके साथ दरख्त लगाए थे और बड़ा इसको बेहतर तरीके से मैनेज किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट इन 1757 मिडविन। अब ये बैटल ऑफ प्लासी मशहूर है, जंग प्लासी, ये 1757 में लॉर्ड क्लाइव और नवाबजादा सिराजुद्दौला के दरमियान लड़ी गई थी। बहुत मशहूर जंग है ये। और इसी के 100 साल बाद वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी होती है। और ये जो जंग होती है वार ऑफ बैटल ऑफ प्लासी, इसके अंदर जो सिराजुद्दौला है इसका जो होता है, इसका जो कमांडर होता है मीर जाफ़र, वो इसको धोखा देता है और इस वजह से लॉर्ड क्लाइव से हार जाता है। जिस तरह कासिम जो है ना वो टीपू सुल्तान को धोखा देता है, इसी तरह मीर जाफ़र जो है ना वो सिराजुद्दौला को धोखा देता है और इसकी वजह से लॉर्ड क्लाइव से ये हार जाता है 1757 में। इसके बाद हमने पढ़ा है कि 1764 में बैटल ऑफ बक्सर भी होती है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। इसके अलावा पानीपत की पहली जंग, दूसरी जंग, तीसरी जंग भी पूछी जाती है कि पानीपत की पहली जंग कब हुई, दूसरी कब हुई, तीसरी कब हुई। तो ये भी अक्सर पूछ जाता है। हमें पता है कि
पानीपत की पहली जंग 1526 में हुई है, दूसरी जो है ना वो 1556 में हुई है, तीसरी 1761 में हुई है। तो ये भी सवाल पूछे जाते हैं। पानीपत दिल्ली के करीब एक इलाका है भारत के अंदर जो। उसके बाद ये किन किन के दरमियान जो है ना ये जंगें हुई हैं, ये भी आप इसको सर्च आउट कर लें, ये भी पेपर में पूछा जाता है। उसके बाद ये पार्टीशन ऑफ बंगाल का सवाल है। पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज मेड इन 1905, इट वाज एनल्ड इन। अब ये पार्टीशन ऑफ बंगाल एक बड़ा अहम इवेंट हुआ था। ये पाक इंडिया जो अफेयर्स हैं, जो पाकिस्तान मूवमेंट है, इसमें हम इसको पढ़ते हैं कि जो ये पार्टीशन ऑफ बंगाल होती है, जिसमें ईस्ट बंगाल होता है, उसमें मुस्लिम्स की पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती है और ये स्टेप मुसलमान बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन जो हिंदूज़ होते हैं वो इसको बड़ा अपोज करते हैं और उसकी अपोजिशन पे और सख्त किस्म के प्रोटेस्ट पे क्या करता है, फिर अंग्रेज़ को गोरे को ये चीज़ फिर ये एनलमेंट करनी पड़ती है, इसको ख़त्म करना पड़ता है 1911 में। तो ये वही सवाल है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल जो एनल्ड है, ये तनसीख जो बंगाल, ये कब हुई है? 1911 में हुई है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद अली जिन्ना ने कब जनाब मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया? तो ये हमें पता है कि क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग 1913 के अंदर ना ज्वाइन किया था। 1906 में मुस्लिम लीग बनी है, 13 में कायद ने इसे ज्वाइन किया है और क़ायद-ए-आज़म ने जो है कांग्रेस को 1906 में ज्वाइन किया है और 1919 में कांग्रेस को छोड़ दिया है और 1934 में क़ायद-ए-आज़म जो हैं वो मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट बने हैं। तो ये तमाम सवाल मुख्तलिफ़ किस्म के इम्तिहानात में पूछे जा चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन डिमांड ऑफ शिमला मुस्लिम डिपुटेशन एक्सेप्टेड इन द मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स ऑफ 1906 वाज अबाउट। मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म जो थी ना ये 1909 में थी, यहाँ पर गलती से लिखा हुआ है 1906 ने, ये 1909 में थी और ये बहुत बड़ी मुसलमानों के लिए एक अचीवमेंट समझी जाती है। इसके अंदर मुसलमानों को पहली बार सेपरेट इलेक्टोरेट जो था एक अलग दिया गया था और वह पहली दफ़ा ये अप्रूव हुआ था। तो ये यहाँ पे हम देखते हैं कि सेप इलेक्टोरेट्स ये एक बहुत बड़ा फीचर था जो मुसलमानों को मिला था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट थी 1909 की जो रिफॉर्म्स की। इसके बाद हम देखते हैं कि गांधी जिन्ना टॉक्स वर हेल्ड इन 1944 एट बॉम्बे टू डिस्कस। अब गांधी जिन्ना टॉक्स किसके लिए थी? गांधी जिन्ना टॉक्स जो थी ना ये इशूज़ ऑफ फॉर्म्ड गवर्नमेंट, पार्टीशन ऑफ इंडिया इशूज़ इंश्योरिंग इलेक्शंस, हिंदू मुस्लिम रेट्स। तो ये पार्टीशन ऑफ इंडिया इशूज़, इसका बुनियादी जो पर्पज़ था, इसमें जो गांधी साहब थे वो उन्होंने जिन्ना साहब को कन्विंस किया और बहुत ज़्यादा कोशिश की कि किसी सूरत पे ऐसे हो कि जो भारत है उसकी पार्टीशन ना हो और कायद जो है ना वो मान जाएं और किसी तरह पार्टीशन होने से बचे। लेकिन कायद ने उनकी तमाम जो नेगोशिएशन थी, तमाम जो उनकी तरफ से आर्गूमेंट्स थे, उनको नहीं माना और कहा कि जो पार्टीशन है वो ज़रूरी है और पार्टीशन ही वाहिद हल है पाक इंडिया की जो कम्युनल प्रॉब्लम्स हैं उनका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि हाउ मेनी कैनाल्स टेक ऑफ फ्रॉम सखर बिराज। अब सखर बिराज से कितनी कैनाल्स निकलती हैं? तो ये 7 कैनाल्स निकलती हैं। तो इसके अलावा सखर बिराज के हवाले से भी पूछा जा सकता है कि सखर बिराज कब बना है। ये ओल्डेस्ट बिराज है जो 1932 में अंग्रेज़ ने यहाँ पे बनाया था और इसके अलावा ये इसमें 7 कैनाल जो है ना इसमें से निकलती हैं और ओल्डेस्ट बिराज भी है ये। तो ये सिंध के अंदर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एग्रीमेंट वाज कंक्लूड। ये मिस प्रिंट है, यहाँ पे कोई था एग्रीमेंट, वो जो है ना कब हुआ था। अगर ये एग्रीमेंट पूछा गया है उसका ड्यूरल लाइन का, तो ये 1893 में हुआ है ड्यूरल लाइन का जो है, अगर वो है तो ये उसका हो सकता है। वैसे ये यहाँ पे मेंशन नहीं है तो इसको जो है ना हम नहीं एग्जैक्ट तरीके से बता सकते। अब ये पेज 1 था इस पेपर का, हम चलते हैं पेज 2 पे और वहाँ जाके देखते हैं। जी पेज 2 पे हम आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हम इसको देखें पेपर को तो ये जो जितने भी सवाल पूछे गए हैं ये पाक स्टडी से रिलेटेड थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 सवाल पाक स्टडीज़ से रिलेटेड उन्होंने पूछे हैं। नेक्स्ट जो है ना ये साइंस से रिलेटेड सवाल आते हैं, हम इसको देखते हैं। पहला सवाल है, डे एंड नाइट आर इक्वल थ्रू द ग्लोब व्हेन सन इज़ अबव। कि डे एंड नाइट कब जो है ना वो इक्वल होते हैं? तो हमें पता है जब ये इक्वल होते हैं तो तब क्या होता है, उसको इक्विनोक्स कहते हैं और ये तब होता है जब सन जो है ना वो पोल्स के ऊपर हो। जब सन जो सूरज बिल्कुल पोल्स के ऊपर होता है तो तब ये दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं, अदरवाइज बराबर नहीं होते। द स्पीशीज़ विच वी बिलोंग टू इज़
अच्छा, ये पूछा गया है कि हम जो इंसान है वो जिस स्पीशीज़ से बिलोंग करते हैं वो कौन सी है, तो वो बड़ा ऑब्वियस है, होमोसेपियंस, हम होमोसेपियंस ही हैं। तो ये इसका ये ऑप्शन जो है ना करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोलॉजिकल डेथ ऑफ पेशेंट मींस डेथ ऑफ इश्यूज ऑफ। अब बायोलॉजिकल जो डेथ होती है किसी भी पेशेंट की, असल में वो किसकी डेथ होती है, वो ब्रेन की जो टिश्यूज़ होती है उनकी डेथ होती है। जब ब्रेन की टिश्यूज़ की डेथ होती है तो वो बायोलॉजिकल डेथ होती है और वो इंसान की मौत होती है, हम इसको कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्वस सिस्टम इज़ अफेक्टेड बाय शॉर्टेज ऑफ। नर्वस सिस्टम जो कि न्यूरॉन्स पर, स्पाइनल कॉर्ड पर मुश्तमिल होता है, ये किसकी शॉर्टेज से इफेक्ट होता है। तो हमें पता है ये सोडियम जो है उसकी अगर कमी हो जाती है जब जिस्म के अंदर, तो उससे ये सिवियरली जो है ना इफेक्ट होता है। सोडियम, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना ऑफ द आई। अब रेटिना ऑफ द आई जो है उस पर कौन सा इमेज बनता है, इसको हम अगर देखना चाहते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि आई जो है ना, आई हमारी जो है ना वो कन्वेक्स लेंस की तरह काम करती है। तो कन्वेक्स लेंस जो है ना उस पर जो इमेज बनता है वो रियल एंड इन्वर्टेड होता है। तो चूँकि ये रेटिना की बात हो रही है, रेटिना आई की बात हो रही है, तो यहाँ पे भी जो इमेज होगा वो रियल एंड अपराइट होगा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, इसको मैं ज़रा जूम इन कर लूँ ताकि ज़्यादा क्लियर हो ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग, अब ये कितने सवाल थे देख लेते हैं हम, 1 2 3 4 और 5 ये जनरल साइंस एंड एबिलिटी के सवाल थे। छठा सवाल ये जो है ना ये जीके का सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़ हैज़ द लार्जेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड। और हमें पता है कि लार्जेस्ट एरिया जो है ना वो सबसे ज़्यादा रशिया का है और यही है। सेकंड नंबर पे हम अगर देखें तो वो कनाडा हो जाता है, कनाडा का बहुत ज़्यादा एरिया है। चाइना वैसे आबादी में बहुत ज़्यादा है, बड़ा मुल्क है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन रशिया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फॉलोइंग कंट्रीज लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ टी, कि प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा टी की जो है ना वो किसके अंदर होती है, तो वो हमें पता है कि वो किसके अंदर होती है, वो सबसे ज़्यादा वो चाइना के अंदर होती है, ठीक है। और चाइना के अंदर ये सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है टी की। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है वो भी चाइना ही करता है टी को, और सेकंड नंबर पे एक्सपोर्टर वो इंडिया है। और आप इसको हमारी बदनसीबी कहें कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो इंपोर्ट करता है टी को वो कौन करता है, वो पाकिस्तान करता है, हम करते हैं। तो ये एक है बहुत एक ऐसी चीज़ है जिसको कम करने की ज़रूरत है, और हमें खुद इसकी प्रोडक्शन की ज़रूरत है कि हमारा हैवी, पहले हमारे पास इस तरह का हम हैवी मशीनरी और गैसोलीन वगैरह हम इंपोर्ट करते हैं, उसके अलावा हम चाय और ये चीज़ें भी इंपोर्ट करते हैं, तो हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो बहुत कम रह जाते हैं और हमें जो है फिनंशियल इंस्टेबिलिटी का सामना करना पड़ता है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, वही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ क्रोमाइट। अब ये क्रोमाइट जो है ना ये एक मेटल है, ये कहाँ पे होती है, ये साउथ अफ्रीका जो है ना इसके अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ये जीके का सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हालूसिनेशन कैन बी कॉज्ड बाय दी। अब हालूसिनेशन जो है ना ये एक बीमारी है जिसके अंदर क्या होता है कि हमें जो चीज़ें फ़ील होती हैं वो एक्चुअली इस तरह नहीं होती है, एक्चुअली होती उस तरह नहीं है। हमें बहुत सी चीज़ें फील हो रही होती हैं लेकिन वो होती नहीं है। जिस मिसाल के तौर पे हमें ऐसे फ़ील होता है सामने एक दरख्त है या कोई एक कमरा है, लेकिन जब हम इनफेक्ट जब मरीज़ वहाँ पे जाता है तो वो होता नहीं है। तो ये जो किसकी वजह से कॉज होती है, निकोटीन की वजह से, एस्पिरिन की वजह से, कैफीन की वजह से, एलएसडी, ये मुझे श्योर नहीं है। इसका जैसे श्योर होता है, ये अगर मुझे इसका पता चलता है तो मैं ये कमेंट सेक्शन में ये चीज़ मेंशन कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मेनिंगिटिस एज अ डिजीज़ विच इफ़ेक्ट्स। अब ये एक डिज़ीज़ है जो किस चीज़ को इफ़ेक्ट करती है, जो सबसे ज़्यादा जो है ना वो हमारे ब्रेन को इफ़ेक्ट करती है। तो ये एक ऐसी डिज़ीज़ है जो हमारे ब्रेन को इफेक्ट करती है, बी ऑप्शन दुरुस्त है। इसके बाद है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। अब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ना ये कहाँ पे यूज़ होती हैं, तो हमें पता है ये ओजोन लेयर को जो है ना डिस्ट्रॉय करती हैं और ये रेफ्रिजरेटर्स से निकलती हैं। इसके अलावा जो स्प्रेज वगैरह होती हैं उसमें से निकलती हैं। तो इन ऑप्शन में कोई और ऐसा ऑप्शन नहीं है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ना ये यूज़ होती है कहाँ से, ये रेफ्रिजरेटर से जो है ना मीट होती हैं और जो कि ओजोन की तबाही का बायस बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट्स आर कवर्ड विद। तो ये गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट्स जो है ना ये इनके ऊपर जो कवरिंग होती है वो जिंक की होती है।
इस आयरन शीट्स के ऊपर ये जिंक की जब हम कवरिंग चढ़ा देते हैं तो उसका मकसद ये होता है कि वेदर की जो तमाम कैलेमिटीज़ हैं या इसके अलावा वैसे भी इसके ऊपर जो वेयर एंड टेयर है उससे महफूज किया जा सके। जी नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज़ नॉट रेडियो एक्टिव। अब ये पूछा गया है कि तमाम 4 ऑप्शन में से कौन सा रेडियो एक्टिव नहीं है, और हमें ये पता होना चाहिए कि जो एलिमेंट्स ऐसे तमाम एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा होता है तो वो आमतौर पर रेडियो एक्टिव होते हैं, और उनमें से ना जब वो एक जगह पड़े रहें तो उसमें से रेडिएशंस निकलती हैं। हमने पढ़ा था कि उसमें से अल्फ़ा बीटा गैमा रेज निकलती हैं, और ये होता है उसकी एक रेडियो एक्टिविटी जारी रहती है। तो ये जो अगर हम इन एलिमेंट्स को देखें तो इसमें जो ज़िरकोनियम है, ज़िरकोनियम का एटॉमिक नंबर 40 है, और जो इसके अलावा थोरियम है इसका 90 है, यूरेनियम का 92 है, और इसके अलावा प्लाटिनियम का 72 है, 78 है। तो इसमें हम देखें कि जो ज़िरकोनियम है इसका एटॉमिक नंबर चूँकि 40 है, ये 82 से बहुत कम है, तो ये क्या है, रेडियो एक्टिव नहीं है, तो ये ऑप्शन इसका ए दुरुस्त है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज़े। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन से हम अच्छी तरह बखूबी वाकिफ़ हैं कि ये जनाब फिजिशियन नहीं थे, केमिस्ट भी नहीं थे, बायोलॉजिस्ट भी नहीं थे, बल्कि ये फिजिस्ट थे, और E=mc² जो है ना इनकी मैथ एनर्जी की एक शोर आफाक इक्वेशंस को हम यूज़ करते हैं, और क्वांटम मैकेनिक्स में इनका बहुत बड़ा नाम है। क्वांटम फिजिक्स में रेडिएशन एक्टिविटीज़ मेजर्ड बाय। अब रेडिएशन एक्टिविटी किस यूनिट के ज़रिए मेजर की जाती है, तो हमें इसका पता है कि ये बैकरल के ज़रिए मेजर की जाती है, ओम के ज़रिए मेजर नहीं की जाती। ओम के ज़रिए हम रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं, कूलम जो है इसमें हम चार्ज को मेजर करते हैं। तो रेडिएशन एक्टिविटी जो है ना उसको बैकरल की फॉर्म में हम मेजर कर रहे होते हैं। स्मॉलेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, तो स्मॉलेस्ट ओशन उन्होंने पूछा हुआ है, वैसे हमें पता होना चाहिए कि सबसे लार्जेस्ट ओशन कौन सा है। लार्जेस्ट और डीपेस्ट जो ओशन है वो हमारा पैसिफिक है, और जो स्मॉलेस्ट ओशन है ये हमारे पास क्या है, आर्कटिक ओशन है। ये साउदर्न हेमिस्फीयर में ये लाया करता है, और ये है। इसके बाद व्हाट इज़ एक्वेस्टिक्स, ये स्टडी ऑफ जो है ना साउंड है, साइंस ऑफ साउंड्स है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान टेरिटोरियल वाटर्स और स्प्रेड ओवर डैश नॉटिकल माइल्स। हमें पता है ये पाकिस्तान के जो टेरिटोरियल वाटर्स है ये जो है ना 12 नॉटिकल माइल्स तक फैले हुए हैं, ठीक है। तो हमें ये पता है कि जब एक कंट्री है, इस कंट्री की जब बाउंड्री लैंड ख़त्म हो जाती है तो फिर क्या होता है, उसके बाद 12 नॉटिकल माइल की उसकी एक अपने वाटर्स होते हैं, टेरिटोरियल वाटर्स कहते हैं। उसके बाद उसका एक और रीजन आता है जिसको हम EEZ कहते हैं, इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन होता है। तो इस तरीके से एक डिस्ट्रीब्यूशन की होती है वाटर्स की, और उसमें फिर फ़िशिंग और डिफरेंट किस्म के रूल्स रेगुलेशंस हैं, लॉ ऑफ सीज़ है जो इन चीज़ों को मैनेज करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एजेंसी इन जनवरी 2020 रैंक पाकिस्तान 140 आउट ऑफ 180 कंट्रीज इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। अब करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को जो मेजर करने वाली एजेंसी है वो कौन सी है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है। एशियन डेवलपमेंट बैंक हमें पता है कि ये डेवलपमेंटल लोन्स देता है, IMF भी लोन देती है, वो इंटरनेशनली देती है, वर्ल्ड बैंक भी जो है ना डिफरेंट किस्म के डेवलपमेंटल लोन्स देता है। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती है, करप्शन परसेप्शन को देखती है। तो पाकिस्तान को इसने 140 रैंक किया था, तो इसका आएगा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेडक्वार्टर ऑफ ILO ऑफ UNO। अब ये ILO और UNO का जो दोनों का हेडक्वार्टर है ये किधर है, जेनेवा के अंदर, स्विट्ज़रलैंड के अंदर। जेनेवा स्विट्ज़रलैंड का कैपिटल है। इसके बाद बुंदेसटैग इज़ द फेडरल पार्लियामेंट ऑफ, ये जो पार्लियामेंट है किसकी, ये जर्मनी की पार्लियामेंट है। जिस तरह पाकिस्तान की पार्लियामेंट को हम मजलिस शूरा कहते हैं, इसी तरह जो USA की पार्लियामेंट हम उसको कांग्रेस कह लेते हैं, इसी तरह जो बरतानिया की पार्लियामेंट हम उसको पार्लियामेंट कहते हैं। तो इसी तरह जो जर्मनी है उसकी पार्लियामेंट को हम बुंदेसटैग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। ये एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट का एक फोरम है जो कहाँ पे, ये वाशिंगटन DC में ये है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन November 8 डैश बिकेम द फर्स्ट चाइनीज़ वुमेन टू वर्क इन द स्पेस। तो ये वांग योपिंग जो है ना 8 नवंबर 2021 को चाइना की पहली खातून बन गई जिन्होंने स्पेस के ऊपर कदम रखा और वॉक की। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज प्राइवेटाइजेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड। तो ये जो प्राइवेटाइजेशन जो कमीशन है ये 1991 में जो है ना कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, मुशर्रफ साहब के दौर में। यहाँ पे ये पता होना चाहिए हमें कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो नेशनलाइजेशन है,
नेशनलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन जो है ना, ये दोनों अपोजिट चीज़ें हैं। तो नेशनलाइजेशन भुट्टो साहब ने स्टार्ट की थी 1974 में, और जो प्राइवेटाइजेशन है ये नवाज शरीफ साहब ने स्टार्ट की थी और 1991 में की थी। अगर हम यहाँ पे 1991 का ऑप्शन नहीं है तो फिर 1992 हम लगा सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि 88 से 90 तक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की प्राइम मिनिस्टरशिप थी। उसके बाद 90 से 93 तक नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी। तो थोड़ा कुछ ऐसे सवाल होता है जिसमें आपको डायरेक्टली उसका आंसर नहीं पता होता, लेकिन आप उनके बहुत से क्वेश्चंस का आंसर गैस कर रहे होते हैं। तो आप देखते हैं किस टाइम में किसकी हुकूमत थी, कैसी थी, तो आप वहाँ उसके अकॉर्डिंग आप लगा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ नेशनल मेडिकल डिमांड्स इज मेट बाय द लोकल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो पाकिस्तान की कितनी जो है ना वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की डिमांड्स हमारे लोकली हम प्रोड्यूस करें, तो ये 60% के राउंड अबाउट है। तो ये 58% जो है ना, मेरे ख्याल में ये बेहतर ऑप्शन होगा इसके लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सेक्रेटरीट ऑफ न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी नोन एज। तो इसको हम पता है NCA कहते हैं, नेशनल कमांड अथॉरिटी। तो ये न्यूक्लियर जो कमांड अथॉरिटी है ये वही है, न्यूक्लियर से मैटर्स को ये देखती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द न्यूक्लियर टिप्ड क्रूज मिसाइल ऑफ पाकिस्तान कार्ड। तो ये न्यूक्लियर टिप्ड जो क्रूज मिसाइल है ये गजनवी है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सब्सक्राइबर आर ऑफ फेसबुक ग्लोबली। अब जो फेसबुक है उसके कितने सब्सक्राइबर हैं, तो ये इसके जो सब्सक्राइबर हैं ये 2.99 बिलियन जो है ना ये 2023 में हो चुके हैं, और ये ऑप्शन दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पॉपुलेशन ऑफ यूक्रेन। तो यूक्रेन की जो पॉपुलेशन है, अब इसका देखना पड़ेगा। यूक्रेन की राइट नाउ जो पॉपुलेशन है वो 42 मिलियन है। तो अगर यहाँ पे 42 बिलियन के राउंड अबाउट आंसर है तो वो होगा, नहीं तो ये सी वाला ऑप्शन दुरुस्त होगा। और हमें ये भी यहाँ पे पता होना चाहिए कि यूक्रेन की और रशिया की एक वार पिछले साल चलती रही है, और उस पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ है दोनों कंट्रीज़ का। और ये भी हमें पता होना चाहिए कि यूक्रेन जो है ना ये किस वक्त USSR का पार्ट था, और ये एरिया वाइज यूरोप का सबसे बड़ा कंट्री है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, करेंसी ऑफ टर्की की करेंसी में पता ही है वो टर्किश लीरा है, और पिछले दिनों इसका भी हमने बात सुनी है कि ये भी काफ़ी डाउन हुई है, और इस वजह से काफ़ी मीडिया में इसका जिक्र होता रहा है। इसके बाद कैपिटल ऑफ म्यांमार का जो कैपिटल है ये नेपीडा है, हमें इसका पता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन इस्लामिक समिट हेल्ड। अब ये 1974 में इस्लामिक OIC का इजलास हुआ था, दूसरा लाहौर में हुआ था जुल्फ़िकार भुट्टो साहब की काविशों से। उसमें कितने कंट्रीज़ थे, तो इसमें डिफरेंट कुछ सोर्सेज हैं। इसमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो क्या है, इसमें 19 है, बी ऑप्शन दुरुस्त है। तो ये मैंने सारा पेपर आपके साथ डिस्कस किया है, होप्स हो कि आप इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा। अगर इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन आपको लगता है जिसमें गलती है या इसमें कोई एम्बिग्यूटी है तो वो आप ज़रूर शेयर करें, और मैं कोशिश करूँगा कि इसी तरह तमाम जो पेपर्स हैं जो रिसेंट पेपर हो रहे हैं इनकी वीडियोस ऐसे ही लेकर आऊँ, और इन क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करने में सिर्फ आप उन क्वेश्चंस पे ना फोकस करें, इसके अलावा जो दूसरी मैंने साथ डिटेल्स आपको बताई हैं आप उनको भी ज़रूर नोट डाउन करें, ताकि आप उनको भी साथ साथ करते जाएं और वो सवालात भी आपके साथ साथ होते रहें। तो जितनी ज़्यादा आप इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे, और आपकी प्रिपरेशन उतनी ही अच्छी होगी। तो मैक्सिमम पेपर दें और इस एक्टिविटी को बढ़ाते जाएं। बाकी चैनल जो है ना उसको सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें वीडियो को। बहुत शुक्रिया आप सबका, जज़ाकल्लाह।